स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। उपभोक्ताओं के फायदे में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की नई गाइडलाइंस जारी। अब होटल और रेस्टोरेंट्स उपभोक्ताओं से नहीं वसूलेंगे सर्विस चार्ज। ग्राहकों पर पाबंदी लगाई तो सीधे एक्शन की तैयारी। आज से नए मिशन की तरफ बढ़ेगा लार्ज हार्डन कॉरिडोर। प्रकाश की गति के बराबर स्पीड पर प्रोटॉन्स को टकराने की चल रही है तैयारी। न्यू फिजिक्स से जुड़े नए सुराग ढूंढने में जुटे वैज्ञानिक। और पंजाब में कारगर नहीं हो रही धान की खेती की ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक। पिछले 2 सालों से भी कम रहा पैदावार का आंकड़ा। कम पानी और कम उपजाऊ मिट्टी में धान की खेती के लिए शुरू हुआ था मिशन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कंज्यूमर्स के हितों को देखते हुए होटल और रेस्टोरेंट्स को लेकर CCPA ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। CCPA का मतलब है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। यह एक केंद्रीय एजेंसी है जो उपभोक्ताओं के संरक्षण का काम करती है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब होटल और रेस्टोरेंट्स अपने ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे। गाइडलाइंस में साफ है कि अब होटल्स या रेस्टोरेंट्स अपनी तरफ से बिल में पहले से सर्विस चार्ज ऐड नहीं कर सकते। यह कंज्यूमर की इच्छा पर निर्भर है कि वह सर्विस चार्ज देना चाहता है या नहीं। लिहाजा सर्विस चार्ज मिलने की स्थिति में यह बताना जरूरी होगा कि चार्ज वॉलंटरली ही लिया गया हो। इसके साथ ही वे सर्विस चार्ज के नाम पर कंज्यूमर्स की एंट्री पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते। आपको बता दें कि CCPA एक सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका गठन 2020 में हुआ था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के जरिए बनी इस बॉडी का काम उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना है। इसके साथ ही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना भी एजेंसी का मुख्य काम है। यह कानून केंद्र, राज्य और जिला तीनों लेवल पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के गठन का प्रोविजन भी करता है। इसी तरह तीनों लेवल पर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन का गठन इस कानून के तहत होता है। नेशनल कमीशन ऐसी शिकायतों को देखता है जहां किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। इसी तरह स्टेट कमीशन 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक के मूल्य के मामले में शिकायत देखता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन 1 करोड़ रुपए तक के केस में शिकायत दर्ज करता है। आपको बता दें कि इस कानून के जरिए 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट खत्म कर दिया गया था। LHC यानी लार्ज हार्डन कॉरिडोर आज से एक बड़ा प्रयोग शुरू करने जा रहा है। प्रयोग के दौरान काफी ज्यादा ऊर्जा की मौजूदगी में कई सारे प्रोटॉन्स की आपस में टक्कर कराई जाएगी। माना जा रहा है कि इस प्रयोग के बाद न्यू फिजिक्स के एविडेंस सामने आएंगे। न्यू फिजिक्स जनरल फिजिक्स से कुछ आगे का विषय है जिसमें बताने की कोशिश होती है कि किसी मैटर यानी तत्व के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं। और इसमें 4 फंडामेंटल फोर्सेस यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करते हैं। आइए अब कुछ बातें LHC के बारे में जान लेते हैं। LHC एक काफी बड़े आकार की मशीन है जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर है। इस मशीन पर यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की प्रयोगशाला में काम चल रहा है जिसे फ्रेंच में CERN कहते हैं। इस मशीन को पार्टिकल्स की स्टडी के लिए तैयार किया गया है जो सभी वस्तुओं में सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक माने जाते हैं। मशीन में करीब लाइट की स्पीड पर प्रोटॉन्स की 2 बीम्स को अपोजिट डायरेक्शन में फायर किया जाता है। ये सब एक रिंग में होता है जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पर काम करती हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वही प्रोटॉन्स की बीम्स को सही दिशा में जाने और टक्कर कराने के लिए मजबूर करता है। LHC को इस प्रयोग के लिए काफी दिनों बाद फिर से शुरू किया जा रहा है। इस प्रयोग के साथ वैज्ञानिक एटलस और CMS एक्सपेरिमेंट्स पर भी काम करेंगे। ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स LHC में पार्टिकल डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट्स हैं। इस मशीन के काम करने के बाद से वैज्ञानिकों को अभी तक कुछ बड़ी सफलताएं हाथ लगी हैं।
2012 में सर्न के वैज्ञानिकों ने घोषणा की थी कि उन्होंने एलएचसी के पहले ही रन में हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल को ढूंढ निकाला है। हिग्स बोसॉन और उससे जुड़े एनर्जी फील्ड के बारे में माना जाता है कि यूनिवर्स के बनने में इनकी बड़ी भूमिका है। हिग्स बोसॉन की खोज के बाद वैज्ञानिक न्यू फिजिक्स पर काम कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि अब डार्क मैटर के बारे में भी ज्यादा एविडेंस जुटाए जाएं। पंजाब में धान की खेती को लेकर चल रहा डीएसआर यानी डायरेक्ट सीडेड राइस का प्रयोग सफल होता नजर नहीं आ रहा। दरअसल इस टेक्निक से इस साल के जून तक महज 77,000 हेक्टेयर एरिया में ही खेती हो सकी है। 2021 और 2020 में जितनी भूमि पर इस टेक्निक के सहारे धान की खेती हुई, यह आंकड़ा उससे भी कम है। कम बारिश और बहुत अधिक तापमान इसके पीछे की वजहें बताए जा रहे हैं। डायरेक्ट सीडेड राइस को ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक भी कहते हैं। यह टेक्निक कम पानी की मौजूदगी में भी धान की खेती के लिए जानी जाती है। इस मेथड में धान के बीज सीधे खेत में बो दिए जाते हैं। यह मेथड ग्राउंड वाटर को बचाने में काफी कारगर है। जाहिर है कि धान की खेती ज्यादा बारिश या बेहतर सिंचाई वाले इलाके में होती है, इसलिए यह मेथड कुछ कम पानी वाले इलाकों में भी पैडी कल्टीवेशन के लिए बेहतर तकनीक है। ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक कम उपजाऊ मिट्टी में भी कारगर है और इसमें दूसरे मेथड्स के मुकाबले लेबर कुछ कम ही लगता है। हालांकि इसमें पैदावार कुछ कम होती है। पैडी कल्टीवेशन के और भी दूसरे मेथड्स हैं। इनमें शामिल है ड्रिलिंग मेथड, ट्रांसप्लांटेशन मेथड और जापानीज मेथड। ड्रिलिंग मेथड में एक व्यक्ति खेत में खुदाई करता है जबकि दूसरा बीज बोने का काम करता है। हालांकि आजकल इसके लिए भी सीड ड्रिलर्स का काफी इस्तेमाल हो रहा है। यह तकनीक सबसे ज्यादा भारत में प्रचलित है। ट्रांसप्लांटेशन मेथड इन सभी में सबसे कॉमन है। इस तकनीक में धान के कुछ पौधों को नर्सरी या किसी दूसरी जगह बड़ा किया जाता है। इसके बाद इन पौधों को पानी से भरे खेत में बो दिया जाता है। इस मेथड में पैदावार सबसे ज्यादा है लेकिन लेबर बहुत ज्यादा लगता है। जापानीज मेथड उच्च पैदावार वाली धान की खेती के लिए जाना जाता है। इसमें भी नर्सरी में पौधे को विकसित किया जाता है। हालांकि अच्छी क्वालिटी के बीज और ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल इस तकनीक में होता है। नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज की टीम ने एक नया तरीका खोज निकाला है जो प्लांट्स में नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि पौधों में खास जीन होता है जो उनमें नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन और जड़ों के विकास व विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति को रेगुलेट करता है। इस जीन का नाम है MADS27 जो माइक्रो RNA MIR444 से एक्टिवेट होता है। आपको बता दें कि नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में एक है। यह क्लोरोफिल, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा होता है। पौधे नाइट्रोजन को मिट्टी के जरिए ग्रहण करते हैं। जड़ों के जरिए खासकर नाइट्रेट्स और अमोनियम के तौर पर ही पौधे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में भी नाइट्रेट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इससे पौधों में रूट सिस्टम का विकास, फूल आने में लगने वाला समय और पत्तियों का विकास भी निर्धारित होते हैं। लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि नाइट्रेट का ज्यादा एब्जॉर्प्शन न केवल पौधों के विकास के लिए खतरा है बल्कि इससे पॉल्यूशन भी होता है। पौधे एक क्षमता तक ही नाइट्रेट को यूज कर सकते हैं। चूंकि अनाज के विकास में भी इसका अहम योगदान है, इसलिए किसान कभी कभी फर्टिलाइजर्स का ज्यादा छिड़काव कर देते हैं। इन फर्टिलाइजर्स में नाइट्रेट मौजूद होता है जो बाद में मिट्टी में डंप हो जाता है। इससे बाद में जल और मिट्टी दोनों में नाइट्रेट का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है जिससे जल और मृदा प्रदूषण होते हैं। पौधों के लिए कार्बन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर आदि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स काम करते हैं। इसी तरह बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकल और जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। आइए बुलेटिन के बाद इन खबरों से जुड़े सवालों पर डालते हैं एक नजर। पहला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन, पोटेशियम, जिंक, निकल, बोरॉन उपर्युक्त में से कौन पौधों के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 3, 4 और 5 या फिर उपर्युक्त सभी। दूसरा सवाल, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद किस तरह का निकाय है? नियामकीय, सांविधिक, न ही सांविधिक और न ही नियामकीय या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना हुआ निकाय।
तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।